चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हील इफेक्ट। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, मतलब हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन इसके अंदर मिल ही जाता है तुम्हें हील इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, समझते हैं होता क्या है। अगर हम देखें कि भाई जो एनोड होता है ना, एनोड पे से क्या निकलती है, एक्सरेज निकलती है। तो जो एक्सरेज निकलती है एनोड से, तो ये वाली साइड मान लेते हैं कैथोड है, ये वाली साइड कैथोड है और इधर वाली साइड एनोड है। ठीक है, तो कैथोड की तरफ तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, कैथोड की तरफ तो एक्सरेज आसानी से निकलती है ना। बट एनोड में कभी कभी इस लोकेशन पे एक्सरेज एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ से एक्सरे एब्जॉर्ब होंगी आगे नहीं निकल पाएंगी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि एनोड पे, एनोड की तरफ ये जो एक्सरेज हैं इनकी मात्रा कम होगी, है ना, परसेंटेज कम होगी। तो होता क्या है, वापस से समझो क्या बता रहा हूँ, कि जो एक्सरेज निकलती हैं कैथोड की तरफ वो तो सीधी सीधी निकल जाएंगी ना, इस तरफ की कैथोड की तरफ होगी, कैथोड की साइड। जबकि एनोड जो इसमें से एक्सरे इधर भी तो निकलेंगे कुछ, तो इधर की तरफ जब निकलेंगे तो ये यहीं पे रुक जाती है एनोड में। ठीक है, इस तरफ तो सारी नहीं निकल पाती, इधर की तरफ कम परसेंटेज रहती है एक्सरेज की, ज़्यादातर किधर की तरफ रहती है, कैथोड की तरफ। तो इसको, इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सरेज जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, यानी कि फिल्म के ऊपर एक्सरेज बराबर नहीं पड़ती। कैथोड की तरफ थोड़ी ज़्यादा पड़ेंगी, दिख रहा होगा ये कैथोड की तरफ ज़्यादा है, और एनोड की तरफ कम होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनोड हील इफेक्ट। क्वेश्चन क्या क्या आते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने क्या बताया कि एक्सरेज अगर तुम देखोगे इसमें तो कैथोड की तरफ ज़्यादा होती हैं और एनोड की तरफ कम। ठीक है, तो हील इफेक्ट के बारे में दिया हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल पोर्शन। जो मैंने भी बताया था, एक्सरे बीम जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, है ना। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल, नॉट यूनिफॉर्म का मतलब अनइक्वल, है ना, यूनिफॉर्म नहीं होंगी थ्रू आउट ऑल पोर्शन ऑफ द बीम। जितनी भी एक्सरे निकल रही थी उसमें कैथोड की तरफ ज़्यादा थी और एनोड की तरफ कम। तो जो एक्सरे बीम है वो इक्वल नहीं है। तो इंटेंसिटी ऑफ बीम इज मोर टुवर्ड्स कैथोड साइड। तो इंटेंसिटी जो बीम की थी वो किधर की तरफ ज़्यादा थी, कैथोड की तरफ ज़्यादा थी, एनोड की तरफ कम। अगर तुमसे पूछे जाए कि भाई कितना इंटेंसिटी का डिफरेंस है, यानी कि कैथोड की तरफ कितनी ज़्यादा है एनोड से, अगर हम कंपेरेटिवली बात करें तो इसको हम नेक्स्ट इमेज से देख सकते हैं कि भाई ये है ना। देखो, अगर मैं एक्सरेज की बात करूँ बीच में, बिल्कुल सेंटर में ये फिल्म होगी जो नीचे जिस पे एक्सरे पड़ेंगी, तो बिल्कुल बीचों बीच अगर मैं 100% मानता हूँ कि 100% एक्सरे बीम नीचे पड़ रही है सेंटर में, जो सेंट्रल रे होती है हमारी उस पर, तो कैथोड की तरफ तो ज़्यादा होती हैं, तो कितनी ज़्यादा है, मान लेते हैं 120% तक है। ठीक है, और एनोड की तरफ कम बचती हैं तो कितनी होंगी, 75% तक। तो अगर तुम दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो, 120 में से 75 गए, कितने बचते हैं, 120 माइनस 75, तो रिजल्ट आएगा 45। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 45। एनोड हील इफेक्ट के अंदर डिफरेंस कितना होता है, 45 का होता है। ठीक है, तो द डिफरेंस इन एक्सरे रेडिएशन इंटेंसिटी अक्रॉस द यूजफुल बीम, जो यूजफुल बीम थी, कितना था डिफरेंस, कैन वेरी एज मच एज 45%। 45% तक का डिफरेंस उन दोनों के बीच में देखने को मिला। अगर मान लो मुझे यूनिफॉर्म बनानी है ना, यूनिफॉर्म का मतलब कि ठीक करना है इसको, मैं तो चाहता हूँ कि एक्सरे बीम सारी क्या पड़े, अगर एनोड में से एक्सरे बीम निकलती हैं तो सारी की सारी इक्वल हों, कैथोड पे भी बराबर हों और एनोड पे भी, तभी हमारी एक्सरे इमेज अच्छी आएगी। किसी तरफ कम होगी, किसी तरफ ज़्यादा, तो किसी तरफ ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, किसी तरफ डार्क डार्क हो जाएगा, मतलब वाइट हो जाएगा। तो हम क्या करें ताकि थोड़ा इक्वल मेंटेन हो जाए, है ना, इक्वल एक्सरे बीम फॉल करें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम एक्सरे करेंगे तो कैन बी कंपनसेटेड बाय पुटिंग थिकर पार्ट, जो भी मोटा वाला पार्ट होगा, बॉडी पार्ट, उसको मैं किधर रख दूंगा, कैथोड पे, कैथोड साइड पे, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि भाई कोई नी का एक्सरे हमें करना है ना, ये फुट है किसी पेशेंट का,
तो नी का एक्सरे करना है, तो ये वाला थिकर पार्ट होता है, ये वाला थिनर पार्ट होता है। तो कैथोड में किस तरफ रखूँगा, नी की तरफ, मतलब अगर मुझे लेग का एक्सरे करना है तो, है ना। और एनोड किधर की तरफ रखूँगा, एंगल की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर करते हैं तो इमेज काफ़ी बेटर रह जाती है। यहीं पे अगर हम फीमर की बात कर लेते हैं, अगर पूछ लिया जाता कि थाई का एक्सरे करना है, तो मैं कैथोड किधर की तरफ रख दूंगा, पेल्विस की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं एक्सरे को हमेशा। अब हील इफेक्ट जो होता है ना, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक दिया हुआ है फिल्म साइज, फिल्म के साइज के ऊपर अगर तुम हील इफेक्ट बढ़ाते हो, इसका साइन का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिल्म साइज बढ़ाओगे तो हील इफेक्ट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है फिल्म फोकस डिस्टेंस, अगर तुम फिल्म से फोकस की डिस्टेंस, है ना, फोकस मतलब एक्सरे ट्यूब जहाँ से एक्सरेज निकल रही हैं, वहाँ से डिस्टेंस बढ़ाते हो फिल्म की और फोकस की, तो हील इफेक्ट कम हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन है। और अगर तुम एनोड एंगल बढ़ाते हो तो भी हील इफेक्ट कम हो जाएगा। ये तो सिर्फ लिखा हुआ है ना, इसको रटना नहीं है। अब हम इनको समझते हैं तीनों फैक्टर को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो तीनों को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, पहले हम साइज़ का देखते हैं, फिल्म साइज सबसे पहले, है ना। ये भाई एनोड है, एनोड से मैंने बताया था कि 120 के करीब एक्सरेज कैथोड की तरफ पड़ती हैं, 75 की तरफ लगभग एनोड की तरफ पड़ती हैं। अगर मैं फिल्म का साइज़ लेता हूँ कम या ज़्यादा, है ना, तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये वाला फिल्म का साइज़ लिया मैंने 8 और 10 का, है ना, छोटा साइज़ लिया कैसेट का, और ये नीचे जो है ये 14-17 की है, ठीक है। अब ध्यान से देखो दोनों में से ही, है ना, अब तुम्हें क्लियर पता लग रहा है कि ये 8-10 है और ये 14-17 है। तो दोनों पे किस पे हील इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पता लग रहा है कि भाई जो नीचे वाली फिल्म है, इसके ऊपर तो सारी की सारी एक्सरे फॉल कर रही है 120 से लेके 75 तक, तो हील इफेक्ट मेनली 14-17 पे देखने को मिलेगा। 8-10 पे क्यों नहीं देखने को मिलेगा, 8-10 पे इस वजह से नहीं होगा हील इफेक्ट ज़्यादा, क्योंकि इस पर सेंटर वाली ज़्यादातर एक्सरे पड़ रही है ना। 100 मान लेते हैं, बराबर में 105 हो जाएगा, इधर 95 हो जाएगा, तो हील इफेक्ट इसके अंदर कम है, ज़्यादातर 100 के आसपास ही है। तो हील इफेक्ट और फिल्म साइज का रिलेशन क्या हुआ, फिल्म साइज बढ़ाओगे तो हील इफेक्ट बढ़ेगा, लार्जर फिल्म के ऊपर ज़्यादा हील इफेक्ट दिखाई देगा, स्मॉलर फिल्म की साइज के ऊपर हील इफेक्ट कम दिखाई देगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं लेस एफएफडी, है ना, पे क्या होगा और हाई एफएफडी पे क्या होगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो हम एक्सरे करते हैं हमेशा ज़्यादातर वो 100 सेंटीमीटर पे करते हैं। अब एक चीज़ मुझे फिक्स करनी पड़ेगी ना, जब मैं डिस्टेंस देख रहा हूँ तो अब मैं फिल्म साइज सेम रखूँगा, है ना। तो ऊपर भी मैंने 8-10 का फिल्म साइज़ लिया है, नीचे भी 8-10 का फिल्म साइज़ लिया है। जब हम किसी दूसरी चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ फिक्स रखनी होती है। तो नीचे भी 8-10 है, ऊपर भी 8-10 की फिल्म है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, अब मैं फिल्म साइज़ तो मैं देख चुका ऑलरेडी, अब मुझे देखना है डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ध्यान से देखते हैं, देखो सेम कुछ रिलेशन जैसे हमने ऊपर समझा था वैसे ही है कि अगर मैंने डिस्टेंस बढ़ाई तो इस पर देखो एक्सरेज के सारी की सारी फॉल कर रही हैं 120 से 75 तक, या सिर्फ 100 वाली ज़्यादातर फॉल कर रही है, बीच वाली। तो आंसर होगा ज़्यादातर इस पर 100 वाली ही फॉल कर रही हैं, जो बीच में जो एक्सरेज हैं वही। तो इस पर हील इफेक्ट कम देखने को मिल रहा है, कब, जब मैंने एफएफडी बढ़ा दी, है ना, डिस्टेंस बढ़ा दी है। फिल्म टू फोकस डिस्टेंस, एफएफडी का मतलब क्या है, ये फोकस है और ये फिल्म होगी इधर, ठीक है, फिल्म टू फोकस डिस्टेंस। तो जब मैं बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ, तो हील इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। जबकि अगर मैं एक्सरे फिल्म काफ़ी पास में रखता हूँ, है ना, डिस्टेंस सिर्फ 30 सेंटीमीटर रखी मैंने एफएफडी की, तो इसके ऊपर देखोगे तो लगभग कॉर्नर वाली एक्सरेज ही एक दिन नहीं आ रही इसके ऊपर, बाकी सभी एक्सरेज फॉल कर रही हैं, यानी कि हील इफेक्ट इसके ऊपर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हील इफेक्ट डिस्टेंस जब कम होती है तो हील इफेक्ट ज़्यादा, यानी कि उल्टा है ना। जब डिस्टेंस एफएफडी बढ़ेगी तो हील इफेक्ट कम, और एफएफडी अगर तुम कम करते हो तो हील इफेक्ट ज़्यादा, ठीक है। अब आ जाते हैं एनोड एंगल पे।
एक जगह मैं मान लेता हूँ ये एनोड एंगल है ना, इधर एनोड एंगल कम है ना, देखोगे ध्यान से तो बस थोड़ा सा ये एनोड एंगल है। एनोड एंगल की कौन सा होगा, ये थीटा है ना, इसको हम एनोड एंगल बोलेंगे। ठीक है, अभी एनोड एंगल हो गया, तो इसके अंदर एनोड एंगल देखोगे तो बहुत कम है, लगभग लगभग मैं मान लेता हूँ ये सिर्फ 15 डिग्री है ना, जबकि ये एनोड एंगल मैं मान लेता हूँ 45 डिग्री के करीब है। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा एनोड एंगल है उसमें देखते हैं फर्क हम, और कम है उसमें देखते हैं। तो एनोड एंगल इतना हमें समझ में आ गया क्या चीज़ है। तो एनोड एंगल इसके अंदर कितना है, काफ़ी ज़्यादा है, 45 डिग्री है। तो इससे हुआ क्या, जब मैंने एनोड एंगल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया तो जो एनोड पहले एक्सरेज जो यहाँ से निकल रही थी है ना, जो यहाँ एनोड पे रुक रही थी है ना, अब यहाँ पे तो एरिया हट गया वो, क्योंकि एंगल ज़्यादा बढ़ गया, तो अब एक्सरेज इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगी। तो जब एक्सरेज एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो एनोड की तरफ भी अब ज़्यादा एक्सरे पड़ेंगी, यानी कि हील का इफेक्ट जो था, जो चेंज हो रही थी वो कम हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर देखो कि यहाँ पे जैसे ही एनोड एंगल बढ़ा तो अब यहाँ पे एनोड की तरफ तो नहीं रुक रही अब ज़्यादा एक्सरे, क्योंकि वहाँ से एरिया हट गया उसका। तो जब नहीं रुक रही वहाँ पे एक्सरे, तो अब यहाँ पे 95% तक एक्सरेज आ रही है। ठीक है, पहले सिर्फ 75% ही आ रही थी, जबकि इसके अंदर 75 क्यों आ रही है, क्योंकि काफ़ी सारी एक्सरे यहाँ पे रुक गई, क्योंकि 15 डिग्री एनोड एंगल था। तो जब थोड़ा सा ही एनोड एंगल होगा तो एक्सरे यहाँ पे रुक जाती है। ठीक है, इस जगह पे। तो अब दोनों में देखोगे, कंपैरिजन करोगे तो इधर एनोड एंगल कम है, लेस एनोड एंगल है, और हील इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी भी डिफरेंस कितना है, टोटल हील इफेक्ट का 45% है। जब तुमने एनोड एंगल बढ़ा दिया, यहाँ से वो एरिया हट गया, अब एक्सरे एनोड की तरफ भी जा रही है, 95% हो गई और बढ़ गई, तो अब हील इफेक्ट क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, कम। तो जब तुम एनोड एंगल बढ़ाते हो है ना, ग्रेटर एनोड एंगल होगा तो हील इफेक्ट कम हो जाता है। यानी कि हमें एक चीज़ समझ में आई, ठीक है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि भाई ग्रेटर एनोड एंगल तो हील इफेक्ट लेसर होगा है ना, परसेंटेज 25 बच गई। अब हील इफेक्ट यही तो बता रहा था, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, परसेंटेज होगी, उतना ही ज़्यादा हील इफेक्ट। तो हमें एक दो चीज़ें समझ में आई कि भाई इन तीनों का आपस में रिलेशन कैसा था, कि हील इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फिल्म साइज़ के। फिल्म साइज़ बढ़ाओगे 8-10 से हमने 14-17 करा था, तो हील इफेक्ट बढ़ गया था। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, फिल्म फोकस डिस्टेंस जब तुम बढ़ाते हो, 100 सेंटीमीटर करी थी हमने, तो हील इफेक्ट कम हो गया था। ये उल्टा रिलेशन है। एनोड एंगल भी जब मैंने बढ़ाया, जब 45 डिग्री करीब करा, तो हील इफेक्ट क्या हो गया, उसमें कम हो गया। तो इन दोनों का रिलेशन तो है उल्टा आपस में, फिल्म साइज़ का है सीधा सीधा रिलेशन। ठीक है, ये चीज़ है। क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बहुत ईजी है, याद रखना। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, 3-4 क्वेश्चन, 4-5 मतलब कुछ जो भी क्वेश्चन है, ताकि तुम्हारे थोड़ी क्लियरिटी मिले। क्वेश्चन पूछ रहा है द हील इफेक्ट इज, हील इफेक्ट होता क्या है, हायर ऑन कैथोड साइड, हायर ऑन एनोड साइड देन कैथोड साइड, इक्वल ऑन बोथ ऑन कैथोड एंड एनोड साइड, या फिर डी ऑल। तो क्या होगा आंसर इसका, आंसर होगा हायर ऑन कैथोड साइड। हील इफेक्ट में एक्सरेज किस तरफ ज़्यादा थी, कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन देखो, हील इफेक्ट डिपेंड अपॉन, कौन सी चीज़ थी, इनमें से 3 फैक्टर थे जिन पे डिपेंड थी है ना, याद करो कौन कौन से थे। एक तो हमने फिल्म साइज, ठीक है, दूसरा FFD, और तीसरा एनोड एंगल। तो इन तीनों में से देखो कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं। तो सिर्फ एनोड एंगल दिया हुआ है, तो हील इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एनोड एंगल। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्मॉलर द एनोड एंगल, लार्जर द हील इफेक्ट, स्मॉलर द एनोड एंगल, स्मॉलर द हील इफेक्ट। ऑप्शन सी है एनोड एंगल हैज़ नो इफेक्ट ऑन हील इफेक्ट, एनोड एंगल का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन डी लार्जर द एनोड एंगल, लार्जर द हील इफेक्ट, अगर हम एनोड एंगल को बढ़ा देते हैं तो हील इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो कौन सा होगा, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था एनोड एंगल का और हील इफेक्ट का उल्टा रिलेशन था, अगर मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ कम होगी।
तो इसमें पहला आंसर जो है वो ठीक होगा। स्मॉलर द एनोड एंगल, जितना एनोड एंगल कम उतना ही ज़्यादा हील इफेक्ट देखने को हमें मिला। ठीक है, आंसर हो जाएगा 80। नेक्स्ट, एनोड हील इफेक्ट कैन बी यूज्ड। एनोड हील इफेक्ट के अंदर हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, है ना, क्या चेंजेस करते हैं। थिकर पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स कैथोड, हम थिकर पार्ट जो है वो कैथोड की तरफ रखते हैं। थिकर पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स एनोड, थिकर पार्ट एनोड की तरफ रखा जाता है। ऑप्शन सी नो इफेक्ट, ऑप्शन डी नन। कौन सा होगा आंसर? आंसर होगा थिकर पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द कैथोड, कैथोड की तरफ थिकर पार्ट हम रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि अगर हम थिकर पार्ट कैथोड की तरफ रखेंगे तो ज़्यादातर एक्सरेज जो थिकर पार्ट पे होंगे, है ना, क्योंकि कैथोड से ज़्यादा एक्सरे आ रही है, तो वो कंपनसेट हो जाएंगी। यानी कि थिकर पार्ट भी है, वो कुछ को एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेगा और सारी की सारी फिर एक्सरेज लगभग बराबर हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ एक्सरे इंटेंसिटी अलोंग लॉन्गिट्यूनल एक्सिस ऑफ द एक्सरे बीम। लॉन्गिट्यूनल एक्सिस का मतलब क्या होता है? जिस एक्सिस पे पेशेंट लेटा है, मान लो सर है और पैर है इस तरफ, तो ये लॉन्गिट्यूनल एक्सिस हो गई है ना, ये वाली लंबाई वाली। तो इस लंबाई वाली एक्सिस के ऊपर जब इंटेंसिटी चेंज होती है ना, इंटेंसिटी मतलब कैथोड की तरफ ज़्यादा होना और एनोड की तरफ कम होना, तो ये कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन? बीम कोलिमेशन, बी पॉजिटिव बीम लिमिटेशन, है ना, ये भी कोलिमेटर को ही बोलते हैं, सी एनोड हील इफेक्ट, या डी एक्सरे एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये हमने पढ़ा था कि भाई अगर वेरिएशन है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज, बदलाव, है ना। जो एक्सरे की इंटेंसिटी है कैथोड की तरफ कम होती है और एनोड की तरफ ज़्यादा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में ही होती है ना। पेशेंट जिस डायरेक्शन में लेटा होगा उसके अलोंग ऐसा बदलाव रहता है एक्सरे बीम के अंदर। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था? एनोड हील इफेक्ट के अंदर। ठीक है, होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। हील इफेक्ट लगभग पूरा क्लियर ही हो गया होगा। अगर प्रॉपर बेसिक से एडवांस के लिए तुम्हें पढ़ना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे है, उस पर तुम कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट MCRE के लिए मेनली अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो।